नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सीएमए इंटर के मैराथन के बारे में बात कर रहे थे और इनडायरेक्ट टैक्सेशन की मैराथन की सीरीज में हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर करके हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप उसे देख सकते हैं, झटपट रिविजन कर सकते हैं। और आज हम इसी सीरीज में अपने लास्ट टॉपिक के साथ यहाँ पे हैं। मीन्स हमने सप्लाई वैल्यूएशन, टाइम ऑफ सप्लाई, आईटीसी, आरसीएम, जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर कर दिए। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो आज के लेक्चर में होंगे। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ये जो मैराथन के लेक्चर्स हैं ये सीए इंटर के स्टूडेंट्स, सीए फाइनल के स्टूडेंट्स, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स सभी लोग देख सकते हैं। सीएस के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं अगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन उनके कोर्स करिकुलम में कवर होता है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इन मिसलेनियस टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, दैट इज रजिस्ट्रेशन। और जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन से मेरा मतलब है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन यानी जब आपको गवर्नमेंट एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू करके देती है, दैट इज कॉल्ड जीएसटीआईएन। जैसे ही आप रजिस्टर होंगे डिपार्टमेंट आपको ये नंबर अलॉट करेगा। ये जो जीएसटीआईएन होता है ये पैन बेस्ड स्टेट वाइज होता है, मतलब एक पैन पे आप मल्टीपल स्टेट में मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। ठीक, एक स्टेट में एक जीएसटीआईएन लेना पड़ेगा, एक स्टेट में अगर आप एक से ज्यादा लेना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है, आप ले सकते हैं। ठीक, कोई भी बिजनेस एंटिटी जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस किसी स्टेट में है मे ऑब्टेन सेपरेट जीएसटीआईएन फॉर एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसा कि मैंने अभी आपसे बात की, ये जो भी जीएसटीआईएन होगा ये 15 डिजिट का नंबर होता है। 15 डिजिट का नंबर होता है मीन्स एक जीएसटीआईएन में मैक्सिमम 15 डिजिट होंगे। ठीक, और ये जो जीएसटीआईएन है ये टैक्स स्पेसिफिक नहीं है, चाहे वो सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो, सभी के लिए एक ही जीएसटीआईएन काम करता है। जीएसटीआईएन पर्सन स्पेसिफिक है, मीन्स एक व्यक्ति का जीएसटीआईएन दूसरे पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। जब भी हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ये जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है ये कंपलसरी भी होता है और वॉलेंट्री भी होता है। वॉलेंट्री का मतलब जब आप अपने आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेंगे, और कंपलसरी दो तरीके से हो सकता है, या तो टर्नओवर बेस होगा या ट्रांजैक्शन बेस होगा। अगर टर्नओवर बेस मींस आपका एग्रीगेट टर्नओवर अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर हो जाता है तो आपको टर्नओवर बेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन बेस है तो आप स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कौन से स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन होते हैं अभी हम बात करेंगे। ठीक है, अभी हमने बात की टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन की। और टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, इसके लिए आपको क्या देखना है, आपको एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। और एग्रीगेट टर्नओवर बिल्कुल वही जो हमने कंपोजिशन स्कीम में निकालना सीखेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे मैंने नोट्स में तो इसे इंक्लूड किया है, पर दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने एग्रीगेट टर्नओवर निकालने का तरीका जो है वो कॉम्पोजिशन स्कीम में सीख लिया था। और जो कॉम्पोजिशन स्कीम में एग्रीगेट टर्नओवर निकालने का तरीका है बिल्कुल सेम वो ही यहीं पे है। नाउ एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट क्या हो, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में एग्रीगेट टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट मतलब एमएमएनटी स्टैंड फॉर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अगर ये स्टेट में आप हैं तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख तक होना चाहिए, तब आपको रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होगी। पर अगर 10 लाख से ज्यादा हो गया तो रजिस्ट्रेशन की नीड होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी और तेलंगाना में हैं तो फिर उस सिचुएशन में आपके गुड्स या सर्विसेज आप कुछ भी सप्लाई करें, आपके लिए जो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है वो 20 लाख है। ठीक, इसके अलावा बाकी सब स्टेट में सर्विसेज के लिए 20 लाख और गुड्स के लिए 40 लाख है। लेकिन अगर आप 40 लाख की लिमिट लेना चाहते हैं तो आप इंट्रा स्टेट सप्लाई ही करेंगे और आप नोटिफाइड गुड सप्लाई नहीं करेंगे। मींस इंटर स्टेट सप्लाई करने में मनाही है 40 लाख टर्नओवर ऑप्ट करने के लिए, और नोटिफाइड गुड्स आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं। व्हाट आर द नोटिफाइड गुड्स, ठीक वही नोटिफाइड गुड्स जो हमने कंपोजिशन की स्कीम में पढ़े थे। अब अगर हम ट्रांजैक्शन बेस्ड रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ट्रांजैक्शन बेस्ड रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो आप करेंगे तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं, अगर आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, या आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होते हैं, या आप किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पे सप्लाई कर रहे हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जिनको टीडीएस डिडक्ट करने की जिम्मेदारी दी है। ठीक है,
इसके अलावा वो लोग जो कि 9 सबसेक्शन 5 वाली सर्विसेज को छोड़ दीजिए, जो हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पढ़ा था, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, होटल अकोमोडेशन, हाउस कीपिंग, रेस्टोरेंट सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी जाती है, इन 4 सर्विसेज को छोड़ दीजिए। इसके अलावा कोई भी सप्लायर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। OIDR के सप्लायर्स को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके अलावा जिनको भी गवर्नमेंट काउंसिल के रिकमेंडेशन पे नोटिफाई कर दे उन सबको ट्रांजैक्शन बेस्ड रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मींस इनके लिए हमें टर्नओवर को चेकआउट नहीं करना है। टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रोवाइड कर रहा है प्लेस आउटसाइड इंडिया से तो भी उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नाउ अगली बात हम करेंगे कि कौन लोग GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, मतलब कौन से ऐसे सप्लायर्स हैं who doesn't need any GST registration। तो कोई भी ऐसे सप्लायर जो एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल गुड्स में या एग्जम्प्टेड गुड्स में डील करते हैं या एग्जम्प्टेड सर्विसेज में डील करते हैं, एक्सक्लूसिवली उनको GST रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। या अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है जो कि लैंड से कल्टीवेट किया हुआ प्रोड्यूस सप्लाई करता है तो उसको भी GST रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लाई कर रहा है, मतलब मेरी सप्लाई ऐसी ही है जिसपे मुझे नहीं रिसिपिएंट को GST जमा कराना है, तो मुझे GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, रिसिपिएंट ही GST रजिस्ट्रेशन कराएगा। अब अगली बात, ये GST रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है, कब लेना है, कितने समय में लेना है। तो कोई भी व्यक्ति जो GST रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो जाए टर्नओवर बेस या ट्रांजैक्शन बेस, मींस आपका टर्नओवर अगर ड्यूरिंग द ईयर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो गया है, या जो अभी हमने पढ़े आपने ऊपर लिखे किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर आप कवर होते हैं, ठीक है, तो जिस दिन आप लाइबल हुए उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फॉर्म नंबर लगेगा GST REG 01, ठीक। और कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, हर उस स्टेट में कराना पड़ेगा जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। बट अगर कैजुअल टैक्सेबल और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उनको बिजनेस कमेंस होने के 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और फॉर्म नंबर CTP के लिए GST REG 01 है और NRTP के लिए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए GST REG 09 है। अगर आपने 30 दिन में अप्लाई किया है तो जिस दिन आपने अप्लाई किया वो आपकी इफेक्टिव डेट हो जाएगी। और अगर आपने 30 दिन के बाद अप्लाई किया है, ठीक है, मीन जिस दिन आप लाइबल हुए उसके 30 दिन के बाद अप्लाई किया है, तो जिस दिन आपको एक्चुअल रजिस्ट्रेशन मिला वही आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट या स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो डेवलपर्स हैं उनका अगर प्लेस ऑफ बिजनेस है SEZ के बाहर लेकिन सेम स्टेट में, से फॉर एग्जांपल जयपुर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है और अदर देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो दोनों जगह के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना रिक्वायर्ड है। अब हम बात करेंगे GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कि कोई भी व्यक्ति अगर GST रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। तो जो भी व्यक्ति GST रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है उसको अपना पैन, मोबाइल, ईमेल, स्टेट, GST REG 01 जो फॉर्म नंबर है उसके पार्ट A में भरना पड़ेगा। GST REG 01 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का फॉर्म है। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो बेसिक डिटेल आपका पैन, मोबाइल, ईमेल, स्टेट इस GST REG 01 के पार्ट A में भर के आपको पोर्टल पे अपलोड करना है। जैसे ही आप ये REG 01 सबमिट कर देंगे वैसे ही आपको एक TRN जनरेट होके आएगा, टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट कर होके आएगा और इसके बेसिस पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल वैलिडेट होगा। अब आपका मोबाइल, ईमेल वैलिडेट हो गया। अब आपको GST रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, आपको उसी TRN टेम्पररी रेफरेंस नंबर का यूज करके, उसी TRN का यूज करके एक इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है और एप्लीकेशन जो दी जाएगी वो प्रॉपर ऑफिसर को दी जाएगी। अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, पार्ट बी में जो भी एप्लीकेशन आपने सबमिट किया अगर वो ऑर्डर में है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो प्रॉपर ऑफिसर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा इन फॉर्म नंबर GST REG 06। बट अगर सब ऑर्डर में नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट नहीं है, तो प्रॉपर ऑफिसर आपको एक नोटिस इशू करेगा और 7 दिन का समय देगा
और कुछ केसेस में 30 दिन का समय मिलता है। किस बात के लिए? ताकि आप अपनी एप्लीकेशन में जो भी डेफिशिएंसीज हैं उन्हें सुधार सको। ठीक है, अगर पर्सन फेल हो जाता है या आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराता है, ठीक है, तो एप्लीकेशन फर्निश्ड क्लैरिफिकेशन विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस इन इंडिया। तो जो भी आपको नोटिस रिसीव हुआ है उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब देना है। मींस मतलब ये कि अगर आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन में डेफिशिएंसी है तो डिपार्टमेंट आपको 7 दिन में बताएगा और आपको भी कितने दिन में जवाब देना है? 7 दिन में जवाब देना है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन में फेल हो गए हैं तो डिपार्टमेंट आपको 30 दिन में नोटिस दे सकता है, लेकिन नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको डिपार्टमेंट को जवाब देना है। अगर प्रॉपर ऑफिसर आपके जवाब से सेटिस्फाइड है तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है रीजंस रिकॉर्ड करके। ठीक है सर, जीएसटी आरईजी 03 क्या है? ये जीएसटी आरईजी 03 है डेफिशिएंसी लेटर। कौन देगा? डिपार्टमेंट देगा प्रॉपर ऑफिसर को 7 दिन के अंदर नॉर्मल केस में, और आधार ऑथेंटिकेशन में फेल हो गया तो 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन देगा। नाउ एप्लीकेशन सबमिशन डेट से विदाउट साइट वेरिफिकेशन जो है एप्लीकेंट सक्सेसफुली अपना आधार वैलिडेट करा सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए जो क्लाइंट है आपका वो फेल हो जाता है आधार ऑथेंटिकेशन में, तो प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि उसका साइट वेरिफिकेशन करना चाहिए, तो प्रॉपर ऑफिसर कर सकता है। ठीक, नाउ अगर प्रॉपर ऑफिसर ने एप्लीकेशन सबमिशन की डेट से 7 दिन में कोई एक्शन नहीं लिया तो ये डीम्ड अप्रूवल मान ली जाती है रजिस्ट्रेशन की, या फिर 30 दिन एज द केस मे बी। प्रॉपर ऑफिसर ने तो 7 दिन के अंदर जवाब दे, प्रॉपर ऑफिसर ने तो 7 दिन के अंदर आपको नोटिस दे दिया, ठीक है, और आपने अगले 7 दिन में जवाब दे दिया। अब जब आपने जवाब दिया उसके 7 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर को आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेना है या रिजेक्ट कर देना है। अगर अगले 7 दिन में जवाब नहीं आता है तो फिर मान लिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन में ही कुछ डेफिशिएंसी है। मींस डिपार्टमेंट को भी नोटिस देने का समय है 7 दिन, उस नोटिस का जवाब भी आप देंगे 7 दिन में, और जैसे ही आप जवाब देंगे अब डिपार्टमेंट का समय शुरू हो जाता है अगेन अगले 7 दिन में, या तो आपको हाँ बोल दे या ना बोल दे। ठीक, अब हम बात करेंगे सीटीपी एनआरटीपी के लिए स्पेशल प्रोसीजर क्या है। तो अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऐसा व्यक्ति जिसका इंडिया में पैन तो है लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टेट में फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, या कोई व्यक्ति जो इंडिया के बाहर से आ रहा है या बिजनेस करना चाहता है लेकिन उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो फिर वो सीटीपी या एनआरटीपी की तरह रजिस्ट्रेशन ले सकता है। बस खास बात ये कि चाहे आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्ट्रेशन लें या आप नॉर्मल व्यक्ति की तरह रजिस्ट्रेशन लें, ठीक, आपको रजिस्ट्रेशन के 5 दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी कितनी है? मैक्सिमम 90 दिन की, या जितने समय के लिए आपको अलाउ हुआ है, मींस मैक्सिमम 90 दिन या जितने समय के लिए आपको रजिस्ट्रेशन मिला है, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का एक्सटेंशन कराया जा सकता है मैक्सिमम 90 दिन के लिए, और आपको रजिस्ट्रेशन कराना है या आपको एक्सटेंशन कराना है, सबसे पहले आपको आपके एस्टिमेटेड टाइम की टैक्स लायबिलिटी डिपार्टमेंट के पास जमा करानी पड़ेगी। नाउ अगर कैंसिलेशन या सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो प्रॉपर ऑफिसर खुद या जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन की एप्लीकेशन पे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है? परिस्थितियां हो सकती है अगर आपका बिजनेस ही डिसकंटिन्यूड हो जाए, या आप अपना बिजनेस किसी को ट्रांसफर या अमलगमेट या डीमर्ज कर दें, या आपके बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाए, पार्टनरशिप फॉर्म से कंपनी बन जाए, कंपनी से एलएलपी बन जाए, या आप ना नो मोर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आप अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दायरे से बाहर हैं तो आप वॉलेंट्री ऑप्ट आउट कर लेते हैं, या आपने लॉ कंट्रावेन किया है, या रिटर्न भरने के अंदर, या नॉट फाइल रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूस 6 मंथ, आपने लगातार 6 महीने तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं, और अगर आप कंपोजिशन डीलर में हैं तो आपने 2 टैक्स पीरियड, है ना, अगर आप
नॉर्मल रिटर्न भर रहे हैं तो 6 महीने तक आपने रिटर्न फाइल नहीं की, और अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में, क्योंकि वहां क्वार्टरली रिटर्न भरना होता है, ठीक है, सॉरी दोबारा से रिपीट करती हूँ, अगर आप नॉर्मल रजिस्टर्ड हैं तो 6 महीने तक आपने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न भर रहे हैं, यानी आपने अगर क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट की हुई है तो लगातार 2 क्वार्टर तक आपने रिटर्न दाखिल नहीं किया है। और अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर है तो जिस दिन आपकी ड्यू डेट है, ठीक है, उससे 3 महीने तक आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, या आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया और 6 महीने में बिजनेस कमेंस नहीं किया, या आपने जो रजिस्ट्रेशन लिया है वो फ्रॉड, मिस स्टेटमेंट या सप्रेशन से लिया है, अगर इनमें से कोई भी परिस्थिति बनती है तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अब कैंसिलेशन प्रोसीजर क्या है? अगर रजिस्टर्ड पर्सन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करता है तो एप्लीकेशन उसको 30 दिन में देनी है, इनपुट WIP फिनिश गुड्स की डिटेल सबमिट करनी है और रेलेवेंट पेमेंट कर देना है। अगर प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करता है ना, आप नहीं जा रहे हैं कैंसिल कराने, प्रॉपर ऑफिसर कुछ रीजंस पे आपको कैंसिल कर रहा है, जैसे आपने मान लीजिए आपने जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्रॉड के बेसिस पे लिया हो और प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा हो, तो प्रॉपर ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा? शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा, और जिस दिन उस पर्सन को शो कॉज नोटिस मिलता है उसके 7 दिन में उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएगी। अगर आपने रिटर्न दाखिल कर दिया, सारे पेमेंट कर दिए, ड्यूज चुका दिए, तो भी प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएगी। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो प्रॉपर ऑफिसर कैंसिलेशन ऑर्डर इशू कर सकता है अगले 30 दिन के अंदर अंदर। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो वापस रिवोक भी हो सकता है। और देखिए, अगर आपने खुद ही ने कैंसिल कराया था तो रिवोक नहीं होगा, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है तो रिवोक हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कैंसिलेशन के 90 दिन के अंदर अंदर। और अगर कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर एक्सटेंशन दे, 180 दिन का एक्सटेंशन दे सकते हैं। 90 दिन का ओरिजिनल टाइम पीरियड है रिवोकेशन के एप्लीकेशन के लिए, इसके बाद 180 दिन का टाइम पीरियड दे सकते हैं एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर। अब जब भी आप रिवोकेशन के को मतलब कैंसिलेशन को रिवोक कराने जाएंगे उसके पहले आपने अपने सारे ड्यूज का पेमेंट कर दिया है, और अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो वो क्या करेगा? केस को रिजॉल्व कर देगा, लेकिन इसके पहले OBH देना मस्ट है। ना अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है, क्यों सस्पेंड हो गया है? क्योंकि आपने GST रिटर्न फाइल नहीं किए थे ड्यू डेट से 3 महीने तक। ठीक है, मतलब कंपोजिशन डीलर ने ड्यू डेट से 3 महीने तक आपने रिटर्न दाखिल नहीं किए थे, या आपने कंटिन्यूस 2 टैक्स पीरियड, मतलब अगर क्वार्टरली रिटर्न भरने हैं तो 2 टैक्स पीरियड, अदरवाइज 6 महीने अगर आपने रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं तो डीम्ड रिवोकेशन हो जाएगा आपके GST रजिस्ट्रेशन का, आपका GST रजिस्ट्रेशन रिवोक मान लिया जाएगा अगर आप रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो। ठीक है, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 22 या 24 में टर्नओवर बेस या ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो वो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, अगर आप सप्लाईज कर रहे हैं कुछ नोटिफाइड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू होगा, GSTIN इशू नहीं होगा। अगर आप OITR हैं जो इंडिया के बाहर से सप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पे किसी नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को, या आप ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। GST रजिस्ट्रेशन के लिए डिपार्टमेंट को बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होती है, और वो कितने दिन के अंदर देनी है? 30 दिन के अंदर अंदर वो सबमिट करनी है। मींस आप जिस दिन GST रजिस्ट्रेशन आपका हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर, या आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न दाखिल करने से पहले, विच एवर इज अर्लियर, आपको ये बैंक अकाउंट की डिटेल सबमिट करनी है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। और अब हम अगला टॉपिक जो बात करेंगे,
हाँ, जो अब हम अगला टॉपिक बात करेंगे वो अगले टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ई इनवॉइस, ऑडिट, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, जो भी आपके कंटेक्स्ट में उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ टैक्स इनवॉइस के बारे में। टैक्स इनवॉइस कौन इशू कर सकता है? एक रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है, ठीक है। मतलब टैक्स इनवॉइस रजिस्टर्ड पर्सन इशू कर सकता है जब वो सप्लाई करता है, या बिल ऑफ सप्लाई अगर कोई व्यक्ति एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहा है या वो कंपोजिशन डीलर है तो वो बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड सप्लाई इशू कर रहा है तो वो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है, ठीक है। टैक्स इनवॉइस की जरूरत नहीं होगी, जीएसटी इनवॉइस की जरूरत नहीं होगी अगर जो सप्लाई की वैल्यू है वो कितनी है? लेस देन 200 रुपए से कम है, ठीक। अगर गुड्स का केस है तो आपको 3 कॉपी में इनवॉइस इशू करना है, एक सप्लायर की, एक रिसिपिएंट की, एक ट्रांसपोर्टर की। लेकिन सर्विसेज का केस है तो 2 कॉपी में इनवॉइस इशू करना है। जीएसटी इनवॉइस में क्या क्या बातें लिखी होनी चाहिए? सप्लायर का जीएसटी आईएन, सीरियल नंबर, डेट, इशू, रिसिपिएंट का डिटेल देनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड है तो देनी पड़ेगी, अगर अनरजिस्टर्ड है और आपके पास नेम एड्रेस अवेलेबल है तो वो आप दे दीजिए। HSN, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ जीएसटी, ये सारी चीजें जीएसटी इनवॉइस में आनी चाहिए। टैक्स का अमाउंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, डिलीवरी एड्रेस, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई से डिलीवरी एड्रेस अलग है जैसे कि बिल टू शिप टू मॉडल में होता है, या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करने, या ऑथराइज सिग्नेटरी का साइन है, ये सारी बातें टैक्स इनवॉइस में आनी चाहिए। बिल ऑफ सप्लाई का कंटेंट भी सेम होता है, बस फर्क ये होता है कि जो बिल ऑफ सप्लाई है ना, बिल ऑफ सप्लाई में टैक्स का कंपोनेंट नहीं आता है। नाउ अब हम बात करेंगे रिवाइज टैक्स इनवॉइस की। कोई भी टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, आप अगर टैक्सेबल सप्लाई करते हैं और आपका जो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए क्रॉस हो जाता है तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाएंगे, और जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई कर देना है। अगर ऐसा हुआ तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाती है जिस दिन आप लायबल हुए थे, और आपको एक्चुअल रजिस्ट्रेशन बाद में मिलता है। डेफिनेटली जिस दिन आप लायबल हुए थे और एक्चुअल रजिस्ट्रेशन की डेट में कुछ डिफरेंस होगा, उस दौरान जो इफेक्टिव डेट है और जिस दिन एक्चुअल रजिस्ट्रेशन मिला उस दौरान अगर आपने कोई सप्लाई की है तो उसके लिए आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। रिसिप्ट वाउचर क्या होता है? जब भी कोई रिसिपिएंट है वो सप्लायर को एडवांस पेमेंट देता है तो सप्लायर बदले में क्या देता है? रिसिप्ट वाउचर, ठीक है। अब एडवांस रिसीव कर लिया लेकिन अगर सर्विस आप नहीं दे पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो एडवांस पेमेंट वापस करना पड़ेगा, और जब आप एडवांस पेमेंट वापस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? रिसिप्ट वाउचर मिलेगा, रिफंड वाउचर मिलेगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं डेबिट नोट की। डेबिट नोट क्या होता है? अगर कोई भी टैक्स इनवॉइस किसी सप्लायर ने इशू किया है लेकिन जितनी वैल्यू उस टैक्स इनवॉइस में चार्ज की है वो कम है उस एक्चुअल वैल्यू से जो होना चाहिए था, या टैक्स इनवॉइस में जीएसटी कम चार्ज हुआ है जितना होना चाहिए था, तो जो सप्लायर है, जो रजिस्टर्ड सप्लायर है, वो क्या कर सकता है? 1 और मोर डेबिट नोट इशू कर सकता है रिसिपिएंट को, ठीक है। इसके उलट क्रेडिट नोट क्या होता है? जब आपने इनवॉइस इशू कर दिया लेकिन आपको बाद में पता लगता है कि इनवॉइस में जो आपने वैल्यू चार्ज की है वो ज्यादा है जितनी होनी चाहिए थी, या टैक्स का अमाउंट ज्यादा है, या आपने कोई गुड सप्लाई किए थे वो रिटर्न वापस आ रहे हैं, या आपने कोई सप्लाई की थी जो डेफिशिएंट है, उस सिचुएशन में क्या होगा? ठीक, आपको बीइंग अ सप्लायर को आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। पैसा लेने के लिए डेबिट नोट और पैसा देने के लिए क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। और क्रेडिट नोट इशू करने की लास्ट डेट क्या है? बिल्कुल वही जो आईटीसी लेने की लास्ट डेट थी, मींस फाइनेंशियल ईयर एंड से 30 नवंबर, और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अब हम ई इनवॉइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। और जीएसटी लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, पैन बेस्ड एग्रीगेट टर्नओवर अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ या उससे ऊपर है, ठीक है, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ई इनवॉइस के लिए उसे क्या करना है? सबसे पहले तो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपना इनवॉइस अपलोड कर देना है। जैसे ही इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे वो अपना इनवॉइस अपलोड करेगा उसे एक नंबर मिलेगा, दैट इज दी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक। अब इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल उस इनवॉइस को डिजिटली साइन करेगा और एक कोड ऐड करेगा। अब ये जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है ये ई इनवॉइस सप्लायर को रिटर्न कर देगा। सप्लायर चाहे तो इस ई इनवॉइस को रिसीवर के साथ शेयर कर सकता है विद कोड, ठीक है।
अब ई इनवॉइस में कोई डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे पर्सन है जिसे ई इनवॉइस से एग्जम्पशन है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, एफआई, एनबीएफसी, या कोई भी सप्लायर ऑफ सर्विसेज जो जीटीए की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि एडमिशन टू सिनेमेटोग्राफिक फिल्म की सर्विस दे रहा है, मतलब एसईजेड, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एफआई, एनबीएफसी, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देने वाला, या कोई भी व्यक्ति जो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म में एडमिशन आइनॉक्स जैसे होता है, इन लोगों को ई इनवॉइस नीड करने की जरूरत नहीं होती। ई इनवॉइस इज नॉट एप्लीकेबल अगर सप्लाई की जा रही है बिजनेस टू कंज्यूमर या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर या इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है, तो ई इनवॉइस की जरूरत नहीं है। एचएसएन कोड रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 5 करोड़ तक था, कितना? 5 करोड़ तक अगर पिछले साल का टर्नओवर था, तो आपको 4 डिजिट का एचएसएन कोड लिखना है बी2बी में। बी2सी में ऑप्शनल है, चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें, लेकिन अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 6 डिजिट का एचएसएन कोड लिखना पड़ेगा, चाहे वो बी2बी हो या बी2सी हो। अगले टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे ई वे बिल। और ई वे बिल क्या होता है? इट इज अ कंप्लायंस मैकेनिज्म। जब भी कोई व्हीकल मूव हो रहा है और अगर व्हीकल में 50,000 रुपए से ज्यादा का सामान है, ठीक, तो ई वे बिल होना ही चाहिए। नाउ ई वे बिल किसके लिए होगा? सप्लाई के लिए, रिटर्न के लिए, अदर देन सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, व्हाटएवर इट इज, ई वे बिल होना ही चाहिए, ठीक है। अगर कुछ दो परिस्थितियां ऐसी है जहां पर अगर कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से कम है तो भी ई वे बिल बनेगा। और पहली कंडीशन, अगर इंटर स्टेट गुड्स का मूवमेंट हो रहा है बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर और जॉब वर्कर टू प्रिंसिपल, एक राज्य से दूसरे राज्य प्रिंसिपल जॉब वर्कर को या जॉब वर्कर प्रिंसिपल को सामान दे रहा है, या फिर जो डीलर एग्जम्प्टेड है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से वो हैंडीक्राफ्ट में डील करता है, अगर ये कंडीशन पूरी होती है, ये वाली दो कंडीशन, तो 50,000 रुपए से कम की अगर वैल्यू है गुड्स की तो भी ई वे बिल लगेगा, ठीक है। नाउ ई वे बिल में कौन कौन सी डिटेल रिक्वायर्ड है? सबसे पहले ये ई वे बिल का फॉर्मेट है। ई वे बिल में सप्लायर की डिटेल, प्लेस ऑफ डिलीवरी, रिसिपिएंट का जीएसटीआईएन, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, वैल्यू, एचएसएन कोड, व्हीकल नंबर, ये रीजंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे फील्ड्स होते हैं और EWB01 में आपको ये सब मेंशन करना है। नाउ ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड बाय, ई वे बिल किसको जनरेट करना है? अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं बाय रजिस्टर्ड पर्सन एज अ कंसाइनर और कंसाइनी, तो रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन खुद कर रहा है एज अ कंसाइनर या कंसाइनी, तो उसे ई वे बिल रजिस्टर करना ही है, ठीक है। ई वे बिल नॉट जनरेटेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन एंड दोज गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, ठीक है। अगर ई वे बिल नहीं जनरेट करेगा रजिस्टर्ड पर्सन, अगर गुड्स किसको हैंड ओवर कर दिए? ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर दिए और ट्रांसपोर्टर उन गुड्स को लेके जाएगा, तो रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा? ट्रांसपोर्टर को डिटेल दे देगा और ट्रांसपोर्टर ई वे बिल जनरेट करेगा। अगर गुड्स रेलवेज या एयर वेसल से जा रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन को ही ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। नाउ हम वैलिडिटी की बात कर लेते हैं। अगर अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो एक ई वे बिल की वैलिडिटी है 200 किलोमीटर तक, और हर 200 किलोमीटर या उसके पार्ट पर एक एडिशनल ई वे बिल, एक एडिशनल डे की वैलिडिटी हो जाएगी। अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो 20 किलोमीटर तक ई वे बिल की वैलिडिटी है एक दिन की, और हर अगले 20 किलोमीटर या उसके पार्ट पर एक एडिशनल डे आपको मिल जाएगा वैलिडिटी पीरियड का। जनरेशन ऑफ ई वे बिल, कब ई वे बिल की जरूरत नहीं होती? अगर आप नॉन मोटर व्हीकल से ट्रांसपोर्ट करो, या फिर आप पोर्ट या एयरपोर्ट से लैंड कस्टम स्टेशन या इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन पे सामान लेके जाओ, नेपाल भूटान से आप सामान लाओ या लेके जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अगर आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो, एम्प्टी कार्गो कंटेनर लेके जा रहे हो, या 20 किलोमीटर के दायरे में प्लेस ऑफ बिजनेस से वेब्रिज या वेब्रिज से प्लेस ऑफ बिजनेस सामान आ रहा है, ठीक है। अगर रेलवे ट्रांसपोर्टर है,
किसी पर्टिकुलर स्टेट में ई वे बिल से स्पेसिफिकली एग्जम्पशन है, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कवर्ड वेयर नो सप्लाई अंडर सेक्शन अंडर शेड्यूल 3, या शेड्यूल 3 में जो गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इन सभी सिचुएशन में ई वे बिल की नीड नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं हम जीएसटी रिटर्न्स की। तो जीएसटी रिटर्न भरने हैं जीएसटी पोर्टल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं GSTR1 की। आउटवर्ड सप्लाई है नॉर्मली अगले महीने की 11 तारीख, लेकिन अगर आपने QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम ऑप्ट कर रखी है तो अगले तो क्वार्टर खत्म होने के बाद 13 तारीख। GSTR2 अभी पोस्टपोन हो गया, GSTR3 अभी पोस्टपोन हो गया। आ जाते हैं GSTR3B पे। GSTR3B मंथली आपको भरना है अगले महीने की 20 तारीख को। अगर आपने QRMP ऑप्ट कर लिया है तो अगले क्वार्टर एंड के बाद 22 या 24 तारीख। GSTR4 कंपोजिशन स्कीम साल खत्म होने के बाद 30 अप्रैल तक आपको भरना है। GSTR5 नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन महीने की 13 तारीख या वैलिडिटी पीरियड से 7 दिन, विच एवर इज अर्लियर। GSTR5A अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेमिंग या OIDR की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो अगले महीने की 20 तारीख को GSTR5A उसे सबमिट करना पड़ेगा। GSTR6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अगले महीने की 13 तारीख को आपको रिटर्न सबमिट करना है। अगर आप टैक्स डिडक्शन एट सोर्स GSTR7 है तो अगले महीने की 10 तारीख। ई कॉमर्स ऑपरेटर है और TCS कलेक्ट करने के लिए लायबल है तो अगले महीने की 10 तारीख। GSTR9 एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर एंड से 31 दिसंबर एनुअल रिटर्न। GSTR10 फाइनल रिटर्न, एक बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन सरेंडर हो जाए या कैंसिल हो जाए तो फाइनल रिटर्न भरा जाता है। और कितने दिन में भरा जाएगा? कैंसिलेशन की डेट से 3 महीने या कैंसिलेशन ऑर्डर की डेट, कैंसिलेशन से 3 महीने या कैंसिलेशन ऑर्डर की डेट, विच एवर इज अर्लियर। ठीक। इन डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई टू बी फर्निश्ड बाय अ पर्सन हैविंग UIN एंड क्लेमिंग रिफंड। अगर कोई पर्सन जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है और रिफंड क्लेम कर रहा है और अगर वो इनवर्ड सप्लाई कुछ कर रहा है तो उसे इनवर्ड सप्लाई की रिटर्न भरनी होगी मंथ एंड के बाद 28 तारीख तक। ठीक है। अभी हमने कुछ जगह पे 13 तारीख देखी, क्वार्टर एंड के बाद 22-24 तारीख देखी। दिस इज व्हाट इट इज फॉर दी, मतलब हमने अभी देखा कि कुछ पर्टिकुलर समय पे 22 या 24 तारीख को आपको रिटर्न भरना है या 13 तारीख को आपको रिटर्न भरना है। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आपने QRMP ऑप्ट करके रखा है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम ऑप्ट करके रखी है। ठीक है। ये क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम का सिस्टम है कि अगर किसी भी पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो वो करंट फाइनेंशियल ईयर में अपना जो GSTR1 और GSTR3B है वो 11 या 20 तारीख की जगह 13 तारीख और 22 या 24 तारीख को क्वार्टर एंड के बाद भर सकता है। तो एलिजिबिलिटी QRMP स्कीम की जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितना हो 5 करोड़ तक है। टैक्स पेयर को अगर QRMP, क्योंकि QRMP स्कीम ऑप्शनल है, तो अगर कोई भी टैक्स पेयर QRMP स्कीम ऑप्ट करता है तो सबसे पहले उसको डिपार्टमेंट को अपना ऑप्शन बताना पड़ेगा। और अपना ऑप्शन कब तक बताना पड़ेगा? मतलब जैसे इस क्वार्टर पर्टिकुलर मान लेते हैं, अभी अपन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले क्वार्टर में अगर QRMP ऑप्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने की पहली तारीख, पिछले क्वार्टर का दूसरा महीना क्या हो गया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अगस्त। तो पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने की पहली तारीख से लेके प्रेजेंट क्वार्टर के पहले महीने की आखिरी तारीख, मींस अगर मैं बोलूं कि मुझे QRMP ऑप्ट करना है अक्टूबर टू दिसंबर में, तो मैं डिपार्टमेंट को कब से इंटीमेट कर सकती हूँ? 1 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक। एक बार अगर ये ऑप्शन आपने एक्सरसाइज कर लिया तो जब तक आप रिवाइज ना कह दें, जब तक आप बदल ना दें या आपका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड ना हो जाए, तब तक यही आपकी मेथोडोलॉजी फॉलो आपको करनी पड़ेगी। और जो लोग QRMP स्कीम ऑप्ट करते हैं वो IIFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से इनवॉइसेस की डिटेल सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी अगर रिटर्न में करेक्शन होता है या कोई गलती हो जाती है तो रेक्टिफिकेशन अलाउड है। हम दोबारा से रिटर्न नहीं भर सकते बट एग्जिस्टिंग रिटर्न को ठीक कर सकते हैं। कब तक? सेम फाइनेंशियल ईयर एंड से 30 नवंबर और एनुअल एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। एनुअल रिटर्न is optional for registered person whose aggregate turnover is less than 2 करोड़। 2 करोड़ से आपका टर्नओवर कम है तो आपके पास
ऑप्शनल है। सो दीज आर दी मिसलेनियस टॉपिक्स फॉर CMA इंटर। और इतना अगर जब भी आपने अगर अपना रिवीजन कंप्लीट कर लिया है, अगर इन मैराथन लेक्चर्स से आप अपना रिवीजन कर लेते हैं या क्वेश्चन करने बैठते हैं उसके पहले अगर आप ये रिवीजन कर लेते हैं तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और आशा करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, पढ़े किस तरह से, कुछ भी समस्या है, तो आप ध्रुव कोचिंग क्लासेस में कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे बिकॉज आपकी CMA जर्नी में DCC हमेशा आपके साथ है। तो चलिए, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।